हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं पाथफाइंडर का। और पाथफाइंडर सॉल्यूशन सीरीज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का जो हम ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ए स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एनकाउंटर्स अ स्टेशनरी अननोन न्यूक्लियस इन ए क्लाउड चेम्बर। आफ्टर ए कोलिजन द टू nuclei are scattered in mutually perpendicular directions. If some kinetic energy is lost in the collision, the unknown nucleus must be proton, alpha particle, nucleus lighter than alpha, nucleus heavier than alpha. Let us see. कह रहे हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है, ये एक अननोन न्यूक्लियस से एनकाउंटर करता है क्लाउड चैम्बर में, और कोलिजन के बाद दोनों न्यूक्लियस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है। इफ सम काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, अब कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है इस प्रोसेस में, और आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है मोर और लेस कोलिजन का है, मैकेनिक्स का। लेट अस सी। तो मान लेते हैं कि इसका मास है m1 और इसका मास है m2, और टक्कर के बाद ये रहा m2 और ये रहा m1, और इनके बीच में जाने का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। अब फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी हमें मोमेंटम से। तो व्हाट आई कैन राइट कि इसका इनिशियल मोमेंटम है p1 वेक्टर, इसका मोमेंटम है 0 वेक्टर, और इसकी वेलोसिटी हो गई है v1 वेक्टर, इसकी v2 वेक्टर, और लेट अस से इसकी u वेक्टर है। तो आई कैन राइट p1 वेक्टर इज इक्वल टू p इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू p1 प्लस p2 वेक्टर। ये इक्वेशन आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन से वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन लिखेंगे हम लोग कि भाई कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है उसे हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी p इनिशियल का स्क्वायर बाई 2m1 is greater than, because there is some loss, p1 square by 2m1 plus p2 square by 2m2. This is equation number 2. p1 and p2 are final momentum of each particles. अब इक्वेशन 1 ही हमारे पास है जो हमारी हेल्प कर सकती है। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? m1 m2 में रिलेशन ढूंढना है कुछ। तो इक्वेशन 1 तो वेक्टर फॉर्म में है। अगर हम ये सोचें तो p1 वेक्टर और p2 वेक्टर मिलके p वेक्टर बना रहे हैं, p इनिशियल वेक्टर। तो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर अगर p इनिशियल वेक्टर बना रहे हैं तो ये एक ट्रायंगल रूल को फॉलो करेंगे। अगर ये ट्रायंगल रूल को फॉलो करेंगे तो दिस इज योर p1 वेक्टर, this is your p2 vector, so this will be p vector. I should और एंगल 90 है। वो बात काफी लॉजिकली एक्सप्लेन हो रही है यहां से कि भाई दोनों के बीच में 90 एंगल है। तो ये दो वेक्टर मिलके ये बना रहे हैं p इनिशियल वेक्टर बना रहे हैं, और p1 और p2 के बीच 90 एंगल भी है। यानी वेक्टर एडिशन हो रहा है तो ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल कैसा बनेगा? राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं मैं तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं और लिख सकता हूं कि p इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन 3। अब देखते हैं इक्वेशन 2 और 3 से हम क्या हेल्प ले सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में नीचे मासेस लिखे हुए हैं, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 में भी हम लोग m1 से 2m1 से इनफैक्ट डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा p इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2m1, p1 का स्क्वायर अपॉन 2m1, p2 का स्क्वायर अपॉन 2m1। ठीक है। अब देखें जरा, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में LHS जो है वो सेम है। तो एक काम करता हूं, इक्वेशन 3 से ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं। तो क्या बोलूंगा? p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस p2 स्क्वायर अपॉन 2m1 इज ग्रेटर देन p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस p2 स्क्वायर अपॉन 2m2।
ये इससे कट जाएगा और आपके सामने आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m1 ग्रेटर देन this is p2 and I'm sorry, this is also p2. Again, p1 square, p2 square, p1 square, p2 square. So p1 is p2 square by 2m1 is equal to p2 square upon 2m2. So p2 स्क्वायर पॉजिटिव से तो ये कट जाएंगे, तो m2 is greater than m1. तो यहाँ पे हो जाएगा जो m2 मास है वो m1 से हेवियर है, ये आंसर हो जाएगा. तो हमने क्या किया, मोमेंटम को लगाया वेक्टर फॉर्म में. वेक्टर फॉर्म का यूज क्यों किया, क्योंकि हमें 90 एंगल दिख गया, तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल इमेजिन कर सकते हैं जो हमें हेल्प करने वाला है. जैसे राइट एंगल हो गया, इक्विलेटरल हो गया. तो अगर आपको ट्राइंगल नोन दिख रहा है तो आप सीधे वेक्टर फॉर्म में भी मोमेंटम की इक्वेशन लगा सकते हैं. फिर हमें एनर्जी की इक्वेशन लिखी, वो मोमेंटम के फॉर्म में ही क्यों लिखी, क्योंकि मोमेंटम की इक्वेशन ने ऊपर लिखी, तो हमने इसको p1 p2 के फॉर्म में ही लिखा. उसके बाद हमने क्या किया, यही जो ट्राइंगल वाला था इसका हेल्प ले लिया यहाँ पर, और ट्राइंगल रूल का हेल्प लिया क्योंकि ट्राइंगल बन रहा था राइट एंगल, पाइथागोरस लगा दिया. और फिर हमने इनइक्वालिटी को ध्यान से देखा और 3 की वैल्यू रखी 2 में, वहां से हमने कंक्लूड कर लिया कि m2 जो है वो m1 से बड़ा आ रहा है. अब इसी केस में एक स्पेशल चीज है कि अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती मतलब इलास्टिक कोलिजन होता. अगर कोलिजन इलास्टिक होता तो m2 m1 के मास बराबर आते, क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन में अगर मासेस इक्वल हो, इलास्टिक कोलिजन हो, ऑब्लिक भी है इलास्टिक भी है, मासेस इक्वल भी हैं, तो फाइनल एंगल, और एक मास सिमिलर, एक मास यू से मूव कर रहा है, दूसरा रेस्ट पर है, तो टक्कर के बाद दोनों 90 पे जाते हैं. लेट अस ट्राई टू डिराइव दिस फैक्ट. ये कैसे आया ये सोचते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हर जगह है. तो मैंने आपसे कहा कि ऑब्लिक कोलिजन है, सेम सिमिलर, सब कुछ सिमिलर कंडीशन है, बस एक चीज जो वेरी कर रही है वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वहां लॉस नहीं हो रहा, मतलब इलास्टिक कोलिजन है. तो इसमें बात ये है कि टक्कर के बाद दोनों किसी एंगल पे गए, तो वी हैव टू प्रूव कि वो एंगल 90 ही है. देखते हैं, मासेस इक्वल ले रहा हूं मैं, मासेस इक्वल तो एंगल 90, एंगल 90 तो मासेस इक्वल, एक ही बात हो गई. जरा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा m u वेक्टर इज इक्वल टू m v1 वेक्टर प्लस m v2 वेक्टर. और अगेन ये एंगल बीच का थीटा मान लेते हैं, जो मुझे पता नहीं है. चलिए, सेकेंड इक्वेशन आई काइनेटिक एनर्जी की, क्या लिखी जाए, मोमेंटम के फॉर्म से भी लिख सकते थे, वो ज्यादा आसान होता. खैर अब ऐसे ही लिख लेते हैं, हाफ m u स्क्वायर, हाफ m u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v1 का स्क्वायर, सॉरी, एंड हाफ m v2 का स्क्वायर. ओके, तो इक्वेशन 1 से m कट जाएगा, तो आ गया u स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, u वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर. और इस इक्वेशन से आ जाएगा, हाफ m कैंसिल हो जाएगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर मिलके u वेक्टर बना रहे हैं. इसका मतलब है कि v1 वेक्टर, v2 वेक्टर और u वेक्टर मिलके एक ट्राइंगल बना रहे होंगे. और सेकेंड इक्वेशन कह रही है कि वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, जहां पे u हाइपोटेन्यूज है और v1 v2 90 पर है, क्योंकि ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है. तो इसका मतलब है कि v1 इधर है और v2 अगर इस तरफ है तो ये रहेगा u, जहां पे ये एंगल हो जाएगा 90. फिर बता रहा हूं मैं अगेन, ये क्या बता रहा है, ये आपको ये हिंट दे रहा है कि भाई v1 वेक्टर v2 वेक्टर मिलके u वेक्टर बना रहे हैं, तो इन दो वेक्टर से का रिजल्टेंट ये है, तो ये मिलके ट्राइंगल रूल फॉलो कर रहे हैं, तो ट्राइंगल बन रहा होगा. अब वो ट्राइंगल किस तरह का है वो यहां से मालूम पड़ रहा है.
कि भाई दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ट्राइंगल राइट एंगल है। तो बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। आई होप आपको ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और आपको एडिशनल नॉलेज भी यहाँ से मिली होगी। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस पे, तो आई एम अ बिट शेकी, सो आई होप आपको मेरी नॉलेज थोड़ी सी हेल्प करेगी। थैंक यू।